वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और मैं आप लोगों को ब्रीफली सूडो फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जुड़े हुए क्वेश्चन फटाफट बताऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल जबरदस्त क्लियर हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस में डर नहीं लगेगा। तो करते हैं शुरू। सबसे पहला देखो, एक पुली है, यहां पर एक मास लगा हुआ है, यहां पर भी एक मास लगा हुआ है, और यही पुली एक लिफ्ट में भी है, यही पुली एक लिफ्ट के अंदर भी है, लेकिन अब लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। पहली ये सिचुएशन, एक में पुली रेस्ट पे है, दूसरे में पुली लिफ्ट के अंदर है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है कि एक ब्लॉक है और उसको एक रस्सी से बांध करके दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया है। एक तो सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि एक ब्लॉक के ऊपर इस तरीके से एक और ब्लॉक रखा है और इसको आगे खींचा जा रहा है दूसरे ब्लॉक के साथ। एक सिचुएशन ये, दूसरी सिचुएशन ये, और तीसरी सिचुएशन कैसी हो सकती है? तीसरी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि इसके साथ जुड़ी हुई एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि एक ब्लॉक यहाँ रखा है और एक पुली है और यहाँ पर भी एक पुली है। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। इन सब सिचुएशन में क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटी, उसकी बात करेंगे। मैं आप लोगों को एक बार म्यूट करता हूँ फटाफट और फिर अपना काम शुरू करेंगे हम लोग। कुछ प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज करके पूछ सकते हो। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम नहीं है। इसमें पुली और ब्लॉक रुके हुए हैं, इसमें पुली और ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहे हैं। इसमें ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, इसमें ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और ये वाला ब्लॉक इसके साथ ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये इसके ऊपर एक्सेलरेट करेगा। देखो दोनों में, इसमें ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, मान लो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। इनकी एक्सेलरेशन अलग है और ये खुद किसी एक्सेलरेटेड चीज के अंदर रखे हैं। ये किसी एक्सेलरेटेड चीज के ऊपर नहीं रखा हुआ, ये तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेटेड ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। समझ रहे हो बात? ये ब्लॉक रुकी हुई चीज के ऊपर रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, जो चल नहीं रही है, ठीक है। लेकिन इस केस में ये वाला ब्लॉक ऐसी चीज के ऊपर रखा है जो खुद एक्सेलरेट कर रही है। इसमें देखो, इसमें यही पुली है, ये पुली रुकी हुई है और ये दोनों ब्लॉक ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन अब पुली ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है इस ब्लॉक के साथ। बात समझ में आई कि कौन से चीजों में क्या क्या हो रहा है। ज्यादातर जो समझाना चाह रहा हूं वो इस बात से जुड़ी हुई है कि एक्सेलरेटेड चीज खुद किसी एक्सेलरेटेड चीज के अंदर रखी हुई है। ये खुद एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ये पुली रुकी हुई है, ये पुली ऊपर की तरफ जा रही है और ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहे हैं। पुली भी एक्सेलरेट कर रही है और पुली के साथ साथ ब्लॉक भी एक्सेलरेट कर रहे हैं। समझ रहे हो? ऐसी सिचुएशन कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब आप किसी ऐसी जगह पर हो जो खुद एक्सेलरेट करे तो आपका देखने का नजरिया बदल जाता है, आपका मेजरमेंट करने का जो तरीका है डिफरेंट होता है, उसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल। तो ये है इनर्शियल फ्रेम, ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये है इनर्शियल फ्रेम, ये वाला ब्लॉक है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये भी है नॉन इनर्शियल फ्रेम। बात समझ आई? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यानी जब आप ऐसी जगह पर बैठे होगे जो खुद एक्सेलरेट कर रही है, तब आप क्या करोगे? तो देखो, इसमें हम क्या करते हैं, मान लो ये है M1, ये है M2, ये है रस्सी की टेंशन T, ये है रस्सी की टेंशन T।
ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। इसकी इक्वेशन हम क्या लिखते हैं? इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, हम लिखेंगे t माइनस, क्योंकि नीचे फोर्स लग रहा है m1g, तो हम लिखेंगे t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। लेकिन इसके लिए क्या लिखोगे? ये नीचे जा रहा है तो m2g नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रही है, एक्सेलरेट नीचे कर रहा है, तो हम लिखेंगे m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। देखो नेट फोर्स। इसमें क्या करेंगे? बात तो ये है ना, इसमें क्या करेंगे? इसमें जो कुछ भी इसमें हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ साथ ये एक्सेलरेट भी कर रही है। तो इस सवाल में आपको एक छोटा सा बदलाव लाना है। क्या? कि जब आप अपनी पुली को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करोगे तो नीचे की तरफ फोर्स महसूस होगा, वो फोर्स आपको लगा लेना है, बस इतना काम करना है। समझ गए? तो वो फोर्स पहले लगा लो। क्या होगा फोर्स? क्योंकि हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो इसके साथ साथ अगर इसका मास m1 है तो यहाँ पर m1a0 पहले से ही जोड़ लोगे। इसमें भी अगर इसका मास m2 है तो इसके साथ m2a0 पहले से ही जोड़ लोगे और बाकी काम वैसे ही करोगे जैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या लिखेंगे? इस पे नीचे की तरफ फोर्स m1g, इस पे फोर्स m2g, लेकिन ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? अगर टेंशन T है तो इसके लिए लिखेंगे T माइनस दो नीचे के फोर्स हैं, दोनों नीचे m1a0 और m1g, m1a0 प्लस m1g इज इक्वल टू m1a। और इसके लिए क्या लिखेंगे? अब ये नीचे आ रहा है तो ये दोनों फोर्स टेंशन से बड़े हैं, तो हम लिखेंगे m2a0 प्लस m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। देख रहे बदलाव? यहां पर t माइनस m1g है, यहां पर t माइनस m1g के साथ m1a0 भी आ गया। यहां पर क्या है? यहां पर इसकी इक्वेशन है m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a, इसके साथ यहां पर m2a0 भी आ गया। पता लग गया ना कैसे आया? ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में होने की वजह से नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको हमने लगाया है। बात क्लियर हुई? पहली वाली सिचुएशन क्लियर हुई सभी को? क्लियर है? ओके, अब दूसरी सिचुएशन में देखेंगे, इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे, दोनों में देखेंगे। चलो क्या करेंगे? पहली सिचुएशन तो हमारी होगी क्लियर, अब दूसरी सिचुएशन को लेंगे। इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेंगे पहले और इन दोनों को करेंगे। देखो ये तो रुका हुआ है, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो ये नीचे जा रहा है, अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, रस्सी की टेंशन T है। टेंशन हमेशा खिंचाव होगा जो हमेशा किसी जुड़े हुए पॉइंट से ऊपर की तरफ लगेगी। रस्सी खींचती है, दबाती नहीं है कभी भी। रस्सी पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, रस्सी दबाने वाला काम कभी नहीं करेगी। इसलिए इसके ऊपर की तरफ और इसके ऊपर आगे की तरफ। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। पहले देखो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अर्थ का फोर्स m1g लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रही है, एक्सेलरेशन नीचे हो रही है। और इसकी इक्वेशन क्या है? इस पे टेंशन आगे लग रही है, एक्सेलरेशन आगे हो रही है। तो इसके लिए पहले लिखते हैं T इज इक्वल टू m2a, क्योंकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स किसी काम का नहीं है, इसलिए केवल टेंशन ही इसको एक्सेलरेट कर रही है, इसलिए T इज इक्वल टू m2a हमने इसके लिए लिख लिया। इसके लिए क्या करोगे? क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो कौन बड़ा हुआ? m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। तो हम लिखेंगे m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम था। अब इसके अंदर देखो, हमारा ब्लॉक, ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है, प्रिज्म कह सकते हो, इसको इंक्लाइन प्लेन कह सकते हो, ये खुद आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और इसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक भी एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ। तो अब क्या करना है तुम लोगों को? तुम अपने आप को मानो तुम इस ब्लॉक के ऊपर बैठे हो, तो जब ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, अचानक से उसकी स्पीड आगे की तरफ बढ़ेगी, तो तुम्हें पीछे की तरफ फोर्स फील होगा।
वही फोर्स पीछे की तरफ तुम्हें लगा लेना है। यानी अगर तुम्हारा ट्रायंगुलर ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से आगे जाता है तो इस वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ एक्सेलरेशन तुम लगाओगे, इसी की वजह से फोर्स लगेगा। अगर इसका मास m है तो ये वाला फोर्स ma होगा। समझ गए? क्लियर है बात? और कई सवालों में ये ऐसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कितना मास होना चाहिए, यहाँ पर कितना मास होना चाहिए ताकि ये वाला ब्लॉक फिसलने से बच जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इसका मास कितना होना चाहिए, क्योंकि देखो ये तो एक्सेलरेट करेगा आगे की तरफ, ये आगे तरफ जाएगा और इस पे पीछे तरफ फोर्स लगेगा, तो हो सकता है ये फिसलने से बच जाए। ये फिसलने से तब बचेगा, अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो ये फिसलने से तब बचेगा जब इस फोर्स का एक कंपोनेंट ग्रेविटी के बराबर होगा। समझ रहे हो? तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ये वाला थीटा है, अगर ये सूडो फोर्स है जो फोर्स में लगाना पड़ा, तो ये फिसलने से रोकेगा अगर इसका कंपोनेंट ma cos थीटा, फिसलने वाला फोर्स, फिसलाने वाला फोर्स mg sin थीटा, क्योंकि ये होता है हमारा mg, उसका कंपोनेंट mg sin थीटा। तो इसको अगर हम बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं कि ये वाला जो फिसलाने के लिए जो काम कर रहा है वो है mg sin थीटा, और जो फिसलने से रोक रहा है वो है ma cos थीटा। तो फिसलने से तब बचेंगे जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो तुम्हें क्या माइनर सी एडजस्टमेंट करनी है, तुम्हें ये माइनर सी एडजस्टमेंट करनी है, इस फोर्स को तुम्हें मान करके चलना है और बाकी फोर्स ऐसे कैसे लगेंगे। अब इसमें देख लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो हमारी पुली नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी। अब हमारी ये पुली तो वही सिचुएशन हो गई एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर। अब तो ये वैसे ही बिहेव करेगी जैसे कि किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर रखा है और वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। वो फोर्स पहले से लगा लो, वो फोर्स हो जाएगा m, अगर इसका मास है m1 तो वो हो जाएगा m1a0, और अगर इसका मास है m2 तो ऊपर की तरफ फोर्स जो आएगा m2a0, और बाकी तो फोर्स लगेंगे लगेंगे, m1g लगेगा, टेंशन लगेगी, यहाँ पर m2g लगेगा, टेंशन भी लगेगी, और इसकी अपनी एक्सेलरेशन जो हो रही है वो तो होगी होगी। ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन के साथ, ये नीचे आ रहा है a एक्सेलरेशन के साथ, तो इस पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से? ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ लग रहा है और ये नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर हो रही है। इक्वेशन लिख सकते हैं ना हम लोग, दिस माइनस दिस होल थिंग, अगर एक्सेलरेशन ऊपर हो रही है तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू m1a, और ये नीचे जा रहा है तो हम लिखेंगे m2g माइनस ये टोटल फोर्स इज इक्वल टू m2a। काम हो गया, बोलो क्लियर है? तो ये माइनर सी एडजस्टमेंट तुम्हें करनी पड़ती है जब हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो। पता लग गया ना एक्सेलरेटेड फ्रेम क्या है? जब आप ऐसी चीज में बैठे हो जो खुद एक्सेलरेट हो रही हो। ठीक है, जैसे ये खुद ये एक्सेलरेटेड चीज के ऊपर बैठा है। जैसे एग्जांपल, एक आप कार में बैठे हो और कार की स्पीड बढ़ रही है और आप अंदर हो तो आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में कहलाओगे। समझ गए बात? और अगर आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हो या खड़े हो या ऐसी गाड़ी में बैठे हो जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हुई? तो मैंने ब्रीफली कल वाले जो टॉपिक्स थे हमने जो किए थे उसको मैंने ब्रीफली फटाफट बता दिया। क्लियर है? और इसमें जो डाउट्स तुम मुझसे पूछ ही लोगे। चलो अब हम आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करेंगे जिसे कहते हैं कंस्ट्रेन्ड मोशन। ठीक है, बहुत इजी लेकिन बड़ा काम का, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक बार कर लोगे तो आपको ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि मैं सबसे आगे हूँ, और कभी भी आपको इन्फीरियरिटी फील नहीं होगी और आपका और भी अच्छा करने का मन करेगा। ठीक है, तो ये है सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र। नेक्स्ट है कंस्ट्रेन्ड मोशन। हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेन्ड मोशन। कंस्ट्रेंट क्या होती हैं? कंस्ट्रेंट होते हैं बंधन। कंस्ट्रेन्ड मोशन, कंस्ट्रेन्ड मोशन
मतलब बंधन के मोशन, बंधन से, किसी चीज से बंधे हुए होने की वजह से मोशन। ठीक है, कैसे हो सकता है कंस्ट्रेंट मोशन? जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, दोनों इस रॉड के साथ बंधे हुए हैं या रस्सी के साथ बंधे हुए हैं, तो दोनों कंस्ट्रेंड हैं। इस रस्सी ने दोनों को बांध करके रखा हुआ है ना, कंस्ट्रेंट मोशन। इसी तरीके से जो हमने रस्सी पुली वाले क्वेश्चन करे थे वो भी कंस्ट्रेंट मोशन ही है। जैसे ये वाला था, ये भी कंस्ट्रेंट मोशन ही है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे अब हम। और बताऊं, अगर आपकी एक रॉड रखी है इस तरीके से दीवार के साथ, ये एक रॉड रखी है, तो अगर ये रॉड नीचे आगे की तरफ फिसलेगी तो ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आएगा, है कि नहीं? ऐसे रॉड रखी है और ये फिसलेगी तो ये नीचे आएगी, आगे जाएगी, ये वाला हिस्सा आगे जाएगा, ये नीचे आएगा, ऐसे, है कि नहीं? तो ये और ये, इन दोनों की वेलोसिटी कंस्ट्रेंट मोशन में ही है, क्योंकि दोनों पॉइंट इसके साथ बंधे हुए हैं, है कि नहीं? और क्या हो सकता है कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर? और कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर इस तरीके से भी हो सकता है कि जैसे एक ब्लॉक ये रखा है और एक पुली है और एक ब्लॉक नीचे रखा हुआ है किसी एंगल पर, ठीक है? अगर इसको खींचा जाए तो ये भी आगे की तरफ आएगा, लेकिन इन दोनों की स्पीड, अगर ये a है तो इसकी स्पीड a, तो इसकी स्पीड कितनी होगी ये हमें निकालना होता है। समझ गए? ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि जिसके अंदर एक पुली, उसके ऊपर मास, और दूसरी पुली, इस तरीके से एक और पुली, इसके ऊपर भी मास। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है इस तरीके से, ऐसा भी हो सकता है। तो हम इनको बहुत ही आराम से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं अगर हम कंस्ट्रेंट मोशन के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से पढ़ लें। करें शुरू? तो करते हैं हम लोग शुरू कंस्ट्रेंट मोशन। सबसे पहले हम इस वाले एग्जांपल को लेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो कंस्ट्रेंट मोशन, अगर हमने इस तरीके से एक रॉड को रखा है दीवार के और फर्श के साथ, ये वाला किनारा अगर va की स्पीड से आगे जाएगा तो ये कितनी स्पीड के साथ नीचे आएगा, ये है क्वेश्चन। समझ रहे हो? मान लो इसकी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ये एंगल है 37 डिग्री। पहले तो मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ एंगल्स की वैल्यू निकालने का, क्योंकि 37, 53 वाले जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत काम आती हैं। अगर ये एंगल 37 है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल 53 डिग्री का होगा। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ आप लोग नोट कर लोगे और हमेशा याद रखोगे कि अगर ट्राइंगल है आपकी, ये वाला एंगल 37 डिग्री है, तो ये वाली साइड 4 होगी, ये 3 होगी और ये 5 होगी। एक और बात बताऊं, ये एंगल 90 है, ये वाली जो वर्टेक्स है इसका एंगल है 53 डिग्री। ठीक है? तो हम साइन कॉस टेन 37 की वैल्यूज और साइन कॉस टेन 53 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो कॉस 37 क्या होगा? कॉस 37 होगा 4/5, 4/5। ठीक है? साइन 37 क्या होगा? साइन 37 होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 3/5। और टेन 37 क्या होगा? टेन 37 होगा 3/4। इसी तरीके से हम लोग 53 के लिए भी लिख सकते हैं। कॉस 53 क्या होगा? अगर हम 53 को ले लेंगे तो बेस ये होगा ना 3/5, ये हो जाएगा 3/5। फिर हम लिख सकते हैं साइन 53। साइन 53 क्या होगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर ये वाला एंगल हम लेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा 4/5। सो दिस इज 4/5। और tan 53 क्या होगा? tan 53 होगा, अगर ये 53 है तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 4/3। इन वैल्यूज़ को हम बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए ये जो टेबल मैंने लिखा बनाया है इसको आप समझ लो, याद कर लो किसी भी तरीके से। मैंने कैसे याद किया हुआ है कि 37 है, 37 है तो 37 के सामने वाली 3 है, तो ऑटोमेटिकली ये 3 है तो बड़े वाली साइड यानी हाइपोटेनस तो 5 होना ही होना चाहिए और बचा हुआ हिस्सा 4 होगा। एक चीज़ याद कर लो तो 53 का भी अपने आप याद हो जाएगा।
समझ गए? तो इसको आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारी रॉड फिसल रही है, ये वाला किनारा VA की स्पीड से आगे जा रहा है, तो ये वाला किनारा किस स्पीड से नीचे आएगा, इसको हम लोग करेंगे। तो मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, बल्कि 3 तरीके से इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। आपको जो पसंद आए उस तरीके से आप कर लेना। लेकिन कंस्ट्रेंट क्या है, इस रॉड की जो लेंथ है वो फिक्स रहती है कि नहीं? रॉड की लेंथ है, फिक्स रहती है। अगर मैं इस रॉड को अलग से बना लूं ऐसे, ये वाला किनारा VA की स्पीड से आगे जा रहा है, ये वाला किनारा VB की स्पीड से नीचे आ रहा है, ये वाला एंगल 37 है, तो ये ध्यान रखो रॉड तो वही है, रॉड का साइज चेंज नहीं हो सकता, है कि नहीं? रॉड का साइज चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस वेलोसिटी का एक हिस्सा वेलोसिटी रॉड की लेंथ के अलोंग निकालूं, मतलब इस तरफ निकालूं, इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो रॉड के अलोंग है, तो वो होगा, अगर ये एंगल 37 है तो ये भी 37 होगा, तो हम लिखेंगे VA cos 37, जिसके साथ थीटा होता है वो cos होता है। अच्छा, अगर ये 37 है तो ये 53 है कि नहीं? अगर ये 37 है 53 है, तो VB वेलोसिटी का इसका एक कंपोनेंट इधर जो होगा VB cos 53 होगा। तो देखो रॉड होगी हमारी ये वाली रॉड, ये वाला कंपोनेंट क्या है, ये वाला VA cos 37, ये वाला क्या है, ये है VB cos 53। क्या दोनों अलग अलग हो सकते हैं? सोच के बताओ, क्या दोनों वेलोसिटीज अलग अलग हो सकती हैं? क्या ये वाला हिस्सा अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं? क्या ये तेज जा रहा है और ये कम जा रहा है? तो दोनों की रॉड की लेंथ सेम नहीं रहेगी, तो दोनों को सेम स्पीड से जाना पड़ेगा। समझ गए? ये वाला हिस्सा आगे जा रहा है, ये वाला हिस्सा कम स्पीड से जाएगा, तो इनकी रॉड चेंज हो जाएगी। अगर ये तेज जा रहा है, ये कम जा रहा है, तो इनकी ये लंबा हो जाएगा। अगर ये धीरे जा रहा है, ये तेज जा रहा है, तो ये छोटे हो जाएगा। लेकिन हमारे रॉड की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही ना, बोलो क्लियर है? रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि VB cos 53 VA cos 37 के इक्वल है। अगर हमें VA दिया हुआ है तो हम क्या VB नहीं निकाल सकते? बोल, बात समझ में आई है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग VB की स्पीड निकाल सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लो VA हम क्या लेंगे? मान लो हम लेंगे 5, मान लो VA है 5, हमें VB निकालना है, तो क्या हो जाएगा? VB cos 53 देखो 3/5 इज इक्वल टू VA है 5, cos 37 देखो 4/5, 5 से 5 कट गया, सो VB कितना आया? 20/3 मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर? बोलो क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? कंस्ट्रेंड मोशन वाली बात समझ में आ गई? इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है। करें उसको शुरू? चलो उससे ही करते हैं हम लोग। पहले ये चीज़ सबको समझ में आई कि जो वेलोसिटी रॉड की लेंथ के अलोंग है, नहीं एंगल चेंज हो जाएंगे, बच्चा कह रहा हाँ ये एंगल चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमसे कहा है कि जब एंगल 37 है और 53 है उस समय बताओ स्पीड क्या होगी। समझ गए बात? ठीक है, एंगल चेंज होने की वजह से क्या होगा वो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन ये बात समझ आई कि जब एंगल 37 है और ये वाला 53 है उस समय स्पीड ये है, तो बताओ दूसरे की स्पीड क्या होगी। बात क्लियर हुई? अब दूसरे तरीके से करते हैं। इस तरीके में आप लोगों को ध्यान क्या रखना है? इस तरीके में आपको ध्यान ये रखना है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी का हिस्सा जो रॉड के अलोंग है वो सेम रहना चाहिए। समझ गए? तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट हमने निकाल लिए दोनों, और दोनों सेम होंगे। इस चीज़ को यूज़ करके हमने VB को निकाल लिया। अब हम सिंपल तरीके से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, उससे भी करते हैं। और वो क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि हमारे रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो रही। अगर ये x है और ये y है तो हम लिख सकते हैं L² = x² + y²।
बोलो, बहुत सिंपल सी बात, पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल सी बात है कि नहीं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, देखो डिफरेंशिएशन वाली बात आ गई है। डिफरेंशिएशन क्यों करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बदलेगा, x बदलेगा, y भी बदलेगा। x धीरे धीरे x बढ़ता जाएगा, x बढ़ता जाएगा और y धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। समझ गए, x बढ़ता जाएगा और y छोटा होता जाएगा, इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट करो और l के बारे में क्या कहोगे, अगर ये x बढ़ता जाएगा y छोटा होता जाएगा तो l का क्या होगा, l तो सेम रहेगा। तो टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x dx बाई dt प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y dy बाई dt। समझ आई बात, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएट करके लिखा ये। अब देखो dx बाई dt क्या है, dx बाई dt तो इसका रेट ऑफ चेंज है, यही तो va है, यही तो va है, va एंड प्लस 2y dy बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या है, vb है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या है, vb। बात में आई, एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन एक ध्यान में रखने वाली बात बताऊं, x बढ़ रहा है टाइम के साथ, y छोटा हो रहा है टाइम के साथ, इसीलिए हम माइनस साइन लगाएंगे y वाली इक्वेशन के लिए। जो y डिक्रीज कर रहा है हम माइनस साइन लगाएंगे। अब देखो क्या मिला, इसको तो ट्रांसफर कर देते हैं, 2x va इज इक्वल टू माइनस 2y vb। देख रहे हो, 2 से 2 कट गया तो हमें क्या मिला, vb मिला, vb इज इक्वल टू माइनस x बाई वाई एंड व्हाट, va। एंड x बाई वाई क्या है, x बाई वाई क्या है, x बाई वाई कॉट थीटा है ना। तो x बाई वाई क्या है, सो vb इज इक्वल टू माइनस कॉट 37 इंटू va, या ऐसे लिख सकते हो vb इज इक्वल टू माइनस x बाई वाई, तो tan 53 भी लिख सकते हो, tan 53 इंटू va। बताओ कौन सा इजी लगा, क्या ये ठीक लगा। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला यूज किया है, अगर y हो x की पावर n तो dy बाई dx क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, ठीक है। और क्योंकि हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, टाइम के साथ x को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर फिर हमें क्या मिलेगा, जैसे dy इज इक्वल टू n x रेज़ पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। क्योंकि x में ना टाइम आता है तो हमने इसको dx बाई dt के हिसाब से इस तरीके से डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। क्योंकि x का हमें पता नहीं है कि कैसा फंक्शन है टाइम का, इसलिए हम dx बाई dt लिखते हैं। बोलो ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका करने का, और वो भी बहुत ईजी है, उसको हम बार बार यूज़ करेंगे कई जगहों पर। तीसरा तरीका भी सुन लो, बहुत अच्छा है वो भी। थर्ड तरीका क्या है, थर्ड तरीका क्या है कि टेंशन और वेलोसिटी का सम 0 होगा, टेंशन और एक्सेलरेशन का सम 0 होगा, या टेंशन और पोजीशन का सम 0 होगा। ये क्या है, देखो रॉड के दोनों किनारों पर, कंस्ट्रेंट मोशन की बात कर रहे हैं, ये दोनों किनारे आपस में जुड़े हुए हैं और ये वाली लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी। मान लो ये दोनों इस किसी फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा किसी फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो फोर्स इसको इधर खींच रहा है, ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो इसको ये इधर खींच रहा है और इसको ये इधर खींच रहा है, ऐसे फोर्स इक्वल और अपोजिट है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, क्योंकि ऐसा फोर्स कुछ काम ही नहीं करेगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है।
प्रिंसिपल ऑफ कि भाई जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जैसे दो ब्लॉक बंधे हुए हैं रस्सी के साथ, एक नीचे गया एक ऊपर गया, रस्सी दोनों को जोड़ रही है, ऐसा फोर्स जो दोनों पे लग रहा है और इंटरनल है वो कोई काम नहीं करेगा। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 0। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाएगी, बता रहा हूँ। सो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगी। बात में आई? इसीलिए मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, लेकिन रॉड का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में जुड़े हुए हैं। ये फोर्स, ठीक है, ये फोर्स और इनकी डिस्प्लेसमेंट कहीं पर भी हो, समझ रहे हो, इनकी डिस्प्लेसमेंट कैसी भी हो, ये फोर्स कोई काम करने में हेल्प नहीं करेगा। इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। और डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। और इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो फोर्स और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट भी 0 रहेगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहां देखो कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। तो मान लो ये एक बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी है इधर, इसकी वेलोसिटी श्योरली नीचे होगी ना, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ ही होगी। हम इस तरीके से कर रहे हैं, थर्ड तरीके से। इसकी वेलोसिटी दी हुई है आगे की तरफ VA, इसकी वेलोसिटी है नीचे की तरफ। हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि हमें वेलोसिटी दी हुई है। तो देखो टेंशन क्या, इसको ये ऐसे खींच रहा है, ये टेंशन, इसकी टेंशन क्या, इसको ऐसे खींच रहा है, इसकी टेंशन। तो इस टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेना है हम लोगों को। तो इनके बीच में एंगल कितना है 37, ये भी 37। तो इसे क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, टेंशन ये है ना ऊपर की तरफ, ऊपर टेंशन इस तरीके से है तो एंगल इनके बीच में 37 डिग्री का है। तुम क्या लिखेंगे इनके लिए, हम लिखेंगे T, या ऐसे कह लो, ऐसे भी कह सकते हो कि टेंशन का ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। टेंशन इधर लग रही है यानी कि T cos 37 और वेलोसिटी आगे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे T cos 37 इंटू VA, और इनके बीच में एंगल कितना है cos 180, इनके बीच में एंगल है 180 डिग्री का, प्लस इनके लिए देखो, इसके लिए देखो टेंशन इधर और ये इधर, तो टेंशन का ये कंपोनेंट कितना होगा T cos 53, तो हम लिखेंगे T cos 53 इंटू वेलोसिटी VB, और इनके बीच में एंगल कितना है cos 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। समझ गए, हमने इस वाले फॉर्मूले को यूज किया है, टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लिया है। फिर से बताऊं, जो टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, फटाफट एक बार फिर से बता देता हूं जल्दी से कैसे करेंगे। इस फिगर को दोबारा से बना के साफ साफ से बना के करते हैं। ये हमारी रॉड है और ए पॉइंट आगे जा रहा है, टेंशन इधर है, इसकी टेंशन इधर है, ये नीचे जा रहा है, ये VB है, ये एंगल 53 है, ये एंगल 37 है। तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा T cos 37, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा T cos 53। इनके बीच में देखो एंगल कितना है 0, इन दोनों के बीच में एंगल देखो 180। तो मैंने क्या लिखा है इन दोनों के लिए T cos 37 VA एंड cos, इनके बीच में एंगल है 180। और इसके लिए क्या किया मैंने, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो T cos 53 VB cos 0 इज 0। सॉल्व करके हम लोग VB निकाल सकते हैं। समझ आई बात। तो इस तरीके से भी आप लोग इस सवाल को कर सकते हो। बोलो क्लियर है। तो बचे हुए क्वेश्चन जो हम लोग कर लेंगे और मजा आएगा करने में। और आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखो, बार बार देखो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा और उनको भी आपको देख के समझना और कल फिर मैं समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं कल। सी यू, बाय।